आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। मणिपुर मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ के जवान। अब तक 75 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। साइबर फ्रॉड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। आधुनिक तकनीक से पहचान चुराकर लोगों को चूना लगा रहे शातिर ठग। कोझिकोड में सामने आया पहला केस। सितंबर में मिल जाएगा भारत को नया हवाई योद्धा। स्पेन में वायुसेना का पहला C-295 विमान बनकर तैयार। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, वायुसेना को मिलने वाला पहला C-295 विमान स्पेन में बनकर तैयार है। सितंबर के महीने में यह विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इस ट्रांसपोर्ट विमान से सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। 2031 तक भारत के पास ऐसे 56 विमानों का बड़ा बेड़ा बनकर तैयार भी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का नया योद्धा। आसमान में रफ्तार और ताकत की मिसाल। आधुनिक तकनीक से लैस ये हवाई लड़ाका बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इसी साल सितंबर के महीने में एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। C-295 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये वायुसेना में HS-748 एवरोस और यूक्रेन से आए एंटोनोव AN-32 की जगह लेंगे। भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान मौजूद हैं। इनमें C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विशालकाय विमान भी शामिल हैं। लेकिन वायुसेना को रणनीति ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो बेहद कम वक्त में सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सके। युद्ध जैसे हालात में ट्रांसपोर्ट विमान बेहद अहम होते हैं। इन विमानों से सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचाया जाता है। भारी हथियारों को इन विमानों के जरिए ही ले जाया जाता है। इसके साथ ही ईंधन और सेना से जुड़े हार्डवेयर पहुंचाने में भी ये विमान बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इन विमानों में दुश्मन के हमले से बचने की काबिलियत भी होती है। अगर दुश्मन की मिसाइल इन विमानों को निशाना बनाती है तो ये विमान मिसाइल हमले से बचने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल करता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए C-295 विमान वायुसेना की पहली पसंद बना। भारत को मिलने वाले इस पहले C-29 एयरक्राफ्ट का निर्माण स्पेन के एयरबस फैसिलिटी में किया गया है। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने C-295 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। साल 2021 में भारत ने 56 C-29 विमानों की डील को मंजूरी दी थी। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले पहले 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे। इनमें से पहला विमान बनकर तैयार है। बाकी के 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के वडोदरा फैक्ट्री में बनेंगे। टाटा कंपनी इसके लिए हैदराबाद वडोदरा में प्लांट लगा रही है, जो साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत में बनने वाले सभी 40 विमान साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। हैदराबाद में एयरक्राफ्ट के अहम हिस्सों को तैयार किया जाएगा और फिर उसे वडोदरा के प्लांट में असेंबल किया जाएगा। वडोदरा में तैयार होने के बाद ये विमान वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। हर साल कम से कम 1 दर्जन विमान वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वक्त के साथ इन विमानों में स्वदेशी पार्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी। माना जा रहा है कि 32वां C-295 विमान पूरी तरह स्वदेशी होगा। भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड चाहती हैं कि आखिरी के 9 विमानों को समुद्री निगरानी के हिसाब से तैयार किया जाए। आने वाले वक्त में BSF समेत दूसरे सुरक्षा बल भी C-295 विमानों में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। शिव अरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर तकनीक के इस दौर में धोखाधड़ी से जुड़ी हुई, जिसका शिकार आप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी दिन आपके पास WhatsApp पे वीडियो कॉल आए। कॉल में कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आए।
थोड़ी देर बाद जब बातचीत के बाद आप निश्चिंत हो जाएं, तब आपसे मदद के नाम पर पैसे मांगे जाएं। लेकिन पैसे देने से पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि फोन पे नजर आ रहा चेहरा हो सकता है कि फर्जी हो। एआई तकनीक के जरिए ऐसे फर्जी ऑडियो वीडियो बनाना आसान सा हो गया है, जो कि असली लगते हैं। केरल में इसके जरिए ही एक शख्स को 40,000 रुपए का चूना लगाया गया। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एआई एक्सपर्ट सनी नेहरा जुड़ेंगे और अमित मल्होत्रा भी जुड़ने वाले हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये खेल है चेहरा बदलने का, ये तरकीब है आवाज बदलने की। किसी एक के चेहरे पर दूसरे की सूरत यूं चस्पा हो जाती है कि पहचान बदल जाए। आप सोचेंगे ये फरेब है, लेकिन असल में ये तकनीक है और इस तकनीक का नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माना जा रहा है कि एआई दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। ये बदलाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी इसके गलत इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में चिंता है। और ये चिंता यूं ही नहीं, केरल में आर्टिफिशियल तकनीक की मदद से एक आदमी को 40,000 रुपए का चूना लगाया गया है। मोबाइल फोन के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी पहले अमेरिका और चीन में हो चुकी है, लेकिन हैरत की बात है कि भारत में स्कैमर्स ने इसका न सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि एक आदमी को धोखा देकर उसके पैसे लूटने में कामयाब भी रहे। ये फरेब कल आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक को समझा जाए। पहले आपको बताते हैं कि केरल में ये धोखाधड़ी कैसे हुई। कोझिकोड के राधा कृष्णन को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल पर जो शख्स मौजूद था वो हूबहू राधा कृष्णन के पूर्व सहयोगी जैसा नजर आ रहा था। हैरत की बात है कि उसकी आवाज भी राधा कृष्णन के पुराने सहयोगी से मिलती जुलती थी और उसने कुछ पुराने दोस्तों की चर्चा भी की। इसके बाद उस शख्स ने रिश्तेदार के इलाज के लिए 40,000 रुपए मांगे। पुराने सहयोगी की मदद करते हुए राधा कृष्णन ने ये पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब दूसरी बार फोन करके उसी शख्स ने 35,000 रुपए मांगे तो राधा कृष्णन को शक हुआ। उन्होंने पुराने सहयोगी को फोन किया तो पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए वो महाराष्ट्र का है। खाते को फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात साफ हो गई कि इसे एआई की मदद से अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया से राधा कृष्णन के पुराने सहयोगी की तस्वीर ली गई, दोनों के कॉमन दोस्तों की जानकारी जुटाई गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो और उसकी आवाज का विश्लेषण किया गया और डीप फेक तकनीक से बिल्कुल असली दिखने वाला वीडियो बनाकर राधा कृष्णन से बात की गई। समझने वाली बात यह है कि डीप फेक तकनीक की मदद किसी भी आदमी की शक्ल और आवाज की कॉपी की जा सकती है और ये इतना परफेक्ट हो सकता है कि असल और नकल का फर्क पता न चले। एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से किया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स के लिए अब एआई एक बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि एआई के माध्यम से वो नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स को इजाद कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल होता है एआई का, वो आपका ट्रस्ट जीतना होता है। तो आपको कॉल आएगी, कॉल में आपको वीडियो नजर आएगी आपके परिचित व्यक्ति की, आपके परिवारजन की। आप ध्यान से नहीं देखेंगे, लेकिन वो या तो डीप फेक वीडियो होगी या वो मॉफ वीडियो होगी या वो इस तरीके से एआई द्वारा बनाई गई होगी ताकि आपको कहीं ना कहीं छल कपट से आपके विश्वास को जीत लिया जाए। केरल की तरह ही एक स्कैम पहले चीन में किया गया, जहां स्कैमर ने मदद के नाम पर एक शख्स से करीब 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। वहां भी स्कैमर ने पुराने दोस्त का चेहरा लगाया और इसके लिए एआई के फेस स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। जो चीन में हुआ, जो अब केरल में हुआ, वो कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक से अनजान हैं, इसलिए उनके साथ स्कैम आसान है। जरूरी है कि इस नए तरह के फरेब से सतर्क रहा जाए, यही बात जानकार कह रहे हैं। वीडियो कॉल के बाद अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा भेजिए या इस लिंक पर क्लिक करिए या कोई अपनी जानकारी भेजिए, तो तुरंत उस कॉल को आप डिस्कनेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि जिसको आपका परिचय है,
जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो तुरंत फोन करेगा, वो वीडियो कॉल नहीं करेगा। और वो पैसे मांगेगा तो आपसे डायरेक्टली मांगेगा, वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं मांगेगा। तो आज हम पूरी दुनिया भर में देख रहे हैं कि साइबर क्राइम की दुनिया में एक खलबली मच गई है। अगर आप डार्कनेट पर जाते हैं तो लोग वहां पर बेइंतहा तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एडिंग साइबर क्राइम एज अ सर्विस। तो आप लोगों को, हम सब लोगों को अब ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जाहिर है तकनीक के इस दौर में हर चीज को काफी आसान बनाया जा रहा है, लेकिन यही सहूलियत कभी कभी मुसीबत का सबब भी बन सकती है। लिहाजा जरूरत है सावधान रहने की। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी नेहरा हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ है अमित मल्होत्रा। सनी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एआई कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हम सभी जानते हैं, समझते हैं। जो रिपोर्ट अभी हमने देखी, हमने समझने की कोशिश की कि डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डीप है। आप मुझे जरा टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि कितनी इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो इसको कैसे समझा जाए और किस लेवल तक ये डेंजरस है, जो नया मामला सामने आया है कोझिकोड से। देखिए, बेसिकली एक टर्म होती है, हम उसे कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा। एक टर्म होती है मशीन लर्निंग, अगर हम टेक्निकली जाएं। फिर एक टर्म होती है GAN। तो बेसिकली जो एग्जैक्ट एल्गोरिथम्स जो ये यूज कर रहे हैं, जो डीप फेक्स हैं, ये GAN मॉडल्स यूज कर रहे हैं। तो ये एक टाइप ऑफ जनरेटिव मॉडल्स हैं। अब हम ज्यादा टेक्निकली जाएंगे, उसे एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे तो पब्लिकली यूजफुल नहीं होगा। लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम एक मॉडल तैयार करते हैं जिसमें हम बहुत सारे बंदों के फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, बहुत सारे देते जा रहे हैं उसे फेशियल एक्सप्रेशंस, जिससे वो जो हमारा मॉडल है वो खुद सीखने की कोशिश कर रहा है कि एक ह्यूमन का 3D मॉडल दिखता कैसा है और उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता कैसा है। तो जब वो पूरा वेल ट्रेंड हो गया, फिर अगर हम उसे सिर्फ एक फोटो देंगे एक बंदे की और एक पार्टिकुलर वीडियो देंगे, तो वो उस बंदे के फेस को उस वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। लाइक कि मैं अपनी अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं ओबामा जी की या किसी की भी, मोदी जी की कोई वीडियो देता हूँ, तो सॉरी एक फोटो देता हूँ जस्ट, तो वो उस फोटो को मेरी जगह, मेरे फेस की जगह क्रॉप कर देगा और पूरी मेरी ये वीडियो यूं की यूं रिपीट हो जाएगी उनकी फोटो में। मतलब हमें लगा कि वो बोल रहे हैं ये सब। तो ये ऐसे डीपफेक काम करता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं प्ले स्टोर पे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मैं नाम नहीं लूंगा कुछ का, तो कुछ का बहुत ज्यादा अभी मिसयूज चल रहा है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनसे डीपफेक अभी बनाए जा रहे हैं। वैसे तो डीपफेक कुछ अच्छे के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे के लिए ही बनाया जाता है जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो आप देखेंगे जैसे मूवी है स्टार वॉर्स, उन्होंने डीफेक कितने अच्छे से यूज किया है। और बहुत सारी मूवीज हैं जो अभी बैक टू बैक डीफेक यूज कर रही हैं चीजों को बेटर करने के लिए। जो जोकर मूवी आई थी इतनी फेमस थी, उन्होंने भी यूज किया था। लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। अभी एक सर्वे आया था जिसमें देखा गया था कि अराउंड जो 96% जो वीडियोस डीफेक से बनाई गई हैं वो सिर्फ एडल्ट पोर्न वीडियोस हैं। तो इतना अभी मार्केट में इतना बुरा वो चल रहा है। जी सनी आपके पास लौटेंगे। अमित, आप बताइए, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या सरकार कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है जिससे इसे कर्ब किया जाए, इस तरह की एप्लीकेशंस जो है उन्हें रिमूव किया जाए? क्योंकि फायदा तो एंटरटेनमेंट ही है, लेकिन नुकसान ज्यादा है, लोगों को फाइनेंशियल क्षति पहुंच सकती है। बताइए इसके लिए क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं? मैम, इसमें फाइनेंशियल्स भी बहुत लॉसेस होते हैं और वैसे भी आपका एक्सटॉर्शन का भी, सेक्सटॉर्शन का भी कई तरह के लॉसेस होते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि डीप फेक को इस्तेमाल करके कई लोगों के बैंक अकाउंट भी खाली किए जा चुके हैं और मेडिकल के नाम पे भी काफी पैसा ठगा गया है। और इस टाइप से काफी सारी चीजें सामने देखने को मिली है। काफी केसेस आते हैं, उनके ऊपर देखा गया है कि ना डीप फेक को ना यूज करके, एआई को यूज करके, दोनों चीजों को मिला के यूज करके सामने वाले के पूरे अकाउंट खाली कर दिए गए हैं। लेकिन सरकार भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रही है। कुछ ऐसे पोर्टल्स, काफी सारे ऐसे। जी जी बोलिए। चलिए अमित से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जी आ रही आवाज? हाँ जी मैम। काफी सारे ऐसे पोर्टल्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप डीप फेक वाली वेबसाइट्स को अपलोड करके देख सकते हो कि ये रियल है कि नहीं है। उसमें क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है, बैकएंड पे हमारे आई रेटिना को मैच कराती है और हर चीज को मैच करा के वीडियो का पता लगाती है कि ये जो वीडियो है ये डीप फेक वीडियो है जब रियल वीडियो है। इस टाइप के काफी सारे टूल्स, एआई बेस्ड टूल्स हैं जो कि हमारे इन चीजों में कारगर हो रहे हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से हम लोग इस चीज को लेकर सक्षम नहीं है
और सक्षम ना होने के ना करके इन चीजों से काफी ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहा है अभी। ये तो एक ड्रॉबैक हो गया ना अमित, कि अभी तक हम इस पर काम कर रहे हैं, सक्षम नहीं है। लेकिन ये बताइए कि हमारे जैसे लोगों के साथ, आम लोगों के साथ अगर धोखाधड़ी हो जाती है तो हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मुझे फॉर एग्जाम्पल कॉल आता है, मेरे किसी परिवार के मेंबर का कॉल आता है और वो होता नकली है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? कुछ टूल्स बताइए, कुछ ट्रिक्स बताइए जो हमारे काम आए। मैम देखिए, इसके अंदर ना कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उनको लगा लेते हैं और वो क्या करता है, आपका पूरा फेस को स्कैन मारता है, पूरे नोज के उसको स्कैन मारता है, सब चीजों को स्कैन मारने के बाद, इन चीजों को स्कैन मारने के बाद वो आपको बताता है कि अगर उसको थोड़ा सा भी इसके अंदर लगता है कि ये चीज रियल नहीं है, तो वो इस चीज को बिल्कुल क्लियर बताता है कि ना ये 100% मैच हो रहा है। इस टाइप की एक वेबसाइट भी है, deepswap.ai। अच्छा। deepswap.ai नाम से एक साइट है, उस पर आप जाके इधर अपलोड कर सकते हैं वीडियोस को डाउनलोड करके, या फिर लाइव आप एप्लीकेशन डाल के किसी भी अपने सोशल मीडिया के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको बताता है कि ये जो कॉल आ रही है इसमें कितनी 100% जेन्युइनिटी है। वो फेस स्वैप करता है आपका, ऑनलाइन ऐप चलती है, 150+ मिलियन यूजर्स इसके साथ कनेक्टेड है, जिनका फेस जो है इसके ऊपर अपलोड है, तो उनके जेंडर्स भी अपलोड है, फेस मेम्स भी अपलोड है। तो अगर कोई स्पूफ हो उसको डिटेक्ट करने की 100% एआई टेक्नोलॉजी कारगर है अभी तक। जी अमित, सनी आप बताइए कि अगर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो क्या इसके लिए पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? आपने मशीन लर्निंग की बात की, आपने और कई तरह के कोर्सेज की बात की, क्या इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है कोई, या फिर ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है? कहीं से भी ऐप का इस्तेमाल किया और उससे किसी को कॉल लगा दिया गया, एग्जैक्टली इसके लिए क्या करते हैं लोग? देखिए एग्जैक्टली जैसे अभी डिटेक्शन की भी बात हो रही थी, अभी जो करंटली चल रहा है, अगर हम देखें जो गैन एल्गोरिथम में डीप फेक के लिए जो आई ब्लिंक्स होती हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं जितनी हमारी ह्यूमंस की हैं। ये आप नोट करेंगे, जहां पर भी आप देखेंगे कि अगर आपको लाइव डिटेक्ट करना है किसी भी डीफेक को, तो आप अगर आईज के मूवमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो इंसानों जैसी वो टच नहीं आती है, या तो वो जरूरत से ज्यादा ब्लिंक कर रहा होता है, या वो ब्लिंक कर ही नहीं रहा होता है, या वो उसका वे ही अलग होता है थोड़ा। ऐसे कुछ आप सैंपल्स देख भी सकते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी डीप फेक के डाउनलोड करके। तो अब होता क्या है कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो ऑब्वियसली वही ट्रेनिंग है जो इंडस्ट्री में हम डीप लर्निंग के लिए ट्रेनिंग्स देते आए थे। अब हो गया क्या है कि जो स्कैमर्स हैं वो स्कैमर्स ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो सिर्फ कुछ एप्स डालते हैं जो जिसमें ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल्स हैं ह्यूमंस का फेक क्रिएट करने के लिए, उन एप्स में ऑलरेडी ट्रेंड है। वो सिर्फ कुछ लोगों की इमेजेस देते हैं, जिस मान लीजिए मैं हूं ने मुझे स्कैम करना है, तो मेरे किसी फ्रेंड की फोटो से देंगे, कोई और वीडियो होगी, उस वीडियो में उसका फेस आ जाएगा, राइट, और उस वीडियो को लाइव प्ले कर देंगे जब मैं वो कॉल पिक करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो ये वो करते हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें बस कुछ एप्स की नॉलेज की जरूरत है जो मतलब स्कैमर्स कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो वो एप्स बना रहे हैं, जो मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको काफी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा सनी, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब हम अपना किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं उसमें हमसे परमिशंस मांगी जाती हैं कि आपके कॉल लॉग्स जो है देख पाएगा या आपके मैसेजेस रीड कर पाएगा। क्या ऐसी एप्स को परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो ऐप कितनी भी ऑथेंटिक हो, क्योंकि एक्चुअली में डेटा तो वहीं से लीक होता है? हाँ जी, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक तो अभी हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आ रहा है। डाटा प्रोटेक्शन बिल में एक चीज क्लियरली मेंशन्ड है, वो है प्राइवेसी बाय डिजाइन, जो हर ऐप पर फोर्स की जाएगी। मतलब वो ये कहता है डाटा प्रोटेक्शन बिल की, आप ये जो डाटा का जो कंसेंट है वो इस टाइप से बनाया गया उसमें कि जो डाटा आपके लिए जरूरी है, मान लीजिए आपने एक कैम स्कैनर अभी डाउनलोड किया, तो कैम स्कैनर को कायदे से आपकी करंट लोकेशन की जरूरत नहीं है, और उसको आपके से कि उसको कुछ ज्यादातर को आपके कॉन्टेक्ट की जरूरत भी नहीं होती, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग परमिशन होते हैं जो वो जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो वो ना ले, वो आपके कॉन्टेक्ट्स ना ले। ये आप लोन एप्स देख रहे हैं, कायदे से लोन एप्स को आपका सिविल स्कोर लेना चाहिए, दूसरे स्कोर्स लेना चाहिए, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट्स ले लेते हैं या आपकी इमेजेस तक ले लेते हैं, पूरी गैलरी ले लेते हैं, फिर बाद में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो इन चीजों के अगेंस्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाया गया। और हाँ, बात आई परमिशन की, ऑब्वियसली जब भी कोई भी ऐप हमसे कुछ भी परमिशन मांगता है, हमें उसे परमिशन नहीं देनी होती बिल्कुल भी, अगर हमें लगता है कि इसका ये काम नहीं है इस ऐप का। और फिर अगर वही बात आ जाती है, कुछ ऐप्स के साथ दिक्कत होती है कि वो वर्क ही नहीं करेंगे अगर उन्हें आप वो पार्टिकुलर परमिशन नहीं दोगे, तो आप वो ऐप
रह नहीं दीजिए, कोई अल्टरनेटिव ऐप ढूंढ लीजिए। फ्यूचर में जब डाटा प्रोटेक्शन बिल लागू हो जाएगा तो होगा क्या कि जो ये ऐप है जो आपको फोर्स कर रहे हैं पार्टिकुलर परमिशंस के लिए, जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए अपने डाटा प्रोसेसिंग के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, वो इस टाइप के ऐप प्रोबेबली हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए एज पर जी, द लॉ। चलिए बात कर लेते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसी के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन खिसकने की दर्दनाक घटना हुई। यहां पर एक गांव में करीब 17 घर मलबे में दब गए। खराब मौसम के बीच में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुई लैंडस्लाइड जानमाल का नुकसान दे गई। भारी बारिश के दौरान जमीन खिसकने से यहां के इरसालवाड़ी गांव के करीब 17 घर मलबे में दब गए। आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। खराब मौसम के बीच पुलिस और प्रशासनिक लोगों की मौजूदगी में अभी तक 75 लोगों को रेस्क्यू किया गया। खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हादसे वाली जगह पहुंचे। कोई व्हीकल, वाहन व्यवस्था, जेसीबी, ऐसे कुछ भी व्हीकल नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैन्युअली काम शुरू है। आशंका है करीब 50 लोग मलबे के भीतर फंसे हो सकते हैं। ये आदिवासी बहुल गांव है जहां की आबादी करीब 250 के आसपास बताई जा रही है। हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल बचाव टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। बस कोशिश है जिंदगियों को बचाने की। वैसे भी महाराष्ट्र में पहले ही भारी बारिश का अलर्ट है। एक दिन पहले भी मुंबई समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पुणे और सतारा के घाट परिसरों के लिए रेड अलर्ट दिया था और मुंबई और थाने के लिए ऑरेंज अलर्ट दी गई है। सुबह से लेकर अभी तक थाने एंड रायगढ़ एंड पालघर में बहुत भारी वर्षा हो रही है एंड मुंबई में नाउ रेन्स आर पिकिंग अप, सो वाटर लॉगिंग इज पॉसिबल एंड ऑल आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर। भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए मुंबई के स्कूलों में आज छुट्टी की गई है। वहीं शहर के किंग सर्कल पर देर रात बीएमसी के कर्मचारी मौजूद रहे। खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार मौसम के हालात पर भी नजर बनाए हुए हैं। सचिव, जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त इनके संपर्क में हूँ। उनको मैंने सूचित किया है बारिश ज्यादा हो रही है और बारिश के वजह से जो नागरिक है उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, ऐसी सूचनाएं और जहां सुरक्षित जगह पर उनको शिफ्ट करना है उनकी सूचना दी है। हमारी आपातकालीन व्यवस्था जो है जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इनको सभी को सूचित किया गया है ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी को गैरसोई ना हो और उनको समय पर मदद करने की सूचनाएं सब। मौसम की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबईकरों से अपील की कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलने की सोचें। भारी बारिश को लेकर मुंबई का नगर निगम यानी बीएमसी भी अलर्ट मोड पर है। बीएमसी की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए मौसम खराब होने की जानकारी दी जा रही है ताकि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। नागरिकांना विनंती आहे, हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे। विनाकारण घराबाहेर पडू नका, लहान मुलांना वाहन चालू देऊ नका, मुद्दाम पाणी बघायला जाऊ नका, कुठेही ट्रॅफिक जाम करू नका, अफवा पसरू नका। प्रशासन सज्ज आहे, अफवांवर विश्वास ठेवू नका। फिलहाल महाराष्ट्र में भारी बारिश और इससे उपजने वाले हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अगर आप मुंबई समेत महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में हैं, भारी बारिश का अलर्ट आपके क्षेत्र में भी है, तो अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आपको जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धर्मनगरी काशी में गंगा नदी उफान पे बह रही है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ गई। गंगा आरती अब 10 फीट पीछे ऊंचाई पे हो रही है। कई घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। हालात को देखते हुए गंगा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं।
काशी में गंगा आरती की पहचान बन चुका दशाश्वमेध घाट गंगा में आए उफान की चपेट में है। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की वजह से दशाश्वमेध घाट की कई सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थान भी अब पानी की चपेट में आ गया है, जिससे रोजाना शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती का स्थान भी बदल गया है। आरती स्थल अब अपने निश्चित समय से 10 फीट पीछे ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया गया है। माना जा रहा है कि मां गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो प्लेटफॉर्म के पीछे सीढ़ियों पर गंगा आरती की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जाहिर है इसके साथ ही आरती में बैठने की जगह भी कम होती जाएगी। जल स्तर है वो लगभग 1 से 1.5 फीट जो है वो बढ़ गया है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता चला आ रहा है, जिसको देखते हुए आज जो मां गंगा की दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा सेवा निधि द्वारा आरती आयोजित की जाती है उसका स्थान परिवर्तित आज हो गया है। और जिस तरीके से जल का जो स्तर है वो बढ़ता रहेगा तो उसी तरीके से आरती का स्थान भी जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। कानपुर बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी वाराणसी पहुंच रहा है, जिससे गंगा के जलस्तर में बढ़ाव लगातार जारी है। बुधवार रात इसकी रफ्तार 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गई। गंगा अपने चेतावनी स्तर के लगातार करीब आती जा रही है। बुधवार रात 10 बजे तक जलस्तर 63.22 मीटर तक पहुंच गया था। गंगा का वार्निंग लेवल 70.26 मीटर है। खतरे का निशान 71.26 मीटर है। उच्चतम बाढ़ स्तर 73.90 मीटर है। गंगा के उफान के चलते 84 घाटों का आपसी संपर्क टूटना शुरू हो गया है। फिलहाल गंगा स्नान और नौका संचालन पर रोक नहीं लगी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की कई टीमें गंगा में तैनात कर दी गई हैं। वाराणसी में गंगा एक बार फिर से उफान पर है। गंगा घाटों का विहंगम नजारा, जहां यहाँ के स्थानीय के अलावा सावन के माह में पहुंचने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक हमेशा लेते आए हैं, वे नजारा अब ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अब गंगा धीरे धीरे अपनी स्थान से ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है और पक्के घाटों को डुबोती चली जा रही है। और जहां तक नजर जा रही है देखा जा सकता है कि घाटों का आपसी संपर्क भी टूटना शुरू हो गया है। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे घाट है जिनका आपसी संपर्क टूट गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम लगातार चक्रमण कर रही है और 11 एनडीआरएफ की करीबन 5 टीमें यहां पर लगा दी गई हैं। बनारस में अलग अलग फ्लड एरिया को चिन्हित भी कर लिया गया है। 11 एनडीआरएफ की टीमों में हर एक टीम में 35 से 40 सदस्य हैं, जिसमें गोताखोर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है और तमाम जीवन रक्षक उपकरण हैं। उसके अलावा जल पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर है। बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। गंगा जलस्तर की 24 घंटे मॉनिटरिंग चल रही है। राहत शिविरों की जगह चिन्हित कर ली गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के घरों में राहत सामग्री का बंदोबस्त और स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों का पूरा इंतजाम कर लिया है। कंट्रोल रूम एक्टिव है। कुल मिलाकर हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने चुनौतियों से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां कर ली है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे हुए विचार। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पे खड़ी होती है, इसलिए असफलता से घबराना नहीं चाहिए। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल रही होंगी। और चलिए इस बार के साथ छोड़ जाते हैं। लंच टाइम में अब मुलाकात होगी कल। बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।